हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड मैसेजेस के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 20, जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज़ है जो हम ऑलरेडी सीरीज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 19 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 19 तक देखेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो जैसे कि हमने पार्ट नंबर 19 तक ये जान लिया कि कैसे हमारी फर्स्ट सीडिंग की गई, कैसे हमारी सेकंड सीडिंग हुई और कैसे हमारी थर्ड सीडिंग स्टार्ट हुई। हमने ये भी जाना कि कैसे लिमोरिया डिस्ट्रॉय हुआ, हमने ये भी जाना कि कैसे एटलांटिस डिस्ट्रॉय हुआ, हमने ये भी जाना कि कैसे उन रेसेस को वापस से रीइंटीग्रेट किया गया, उनकी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को वापस से जोड़ा गया, रीइंटीग्रेट किया गया इनटू हॉल ऑफ एमेंटी, इनटू स्फीयर ऑफ एमेंटी। ओके, हमने ये भी जाना कि कैसे हमारी रेसेस को क्रिएट किया गया था इन थर्ड सीडिंग, उनकी सीडिंग कैसे स्टार्ट हुई। हमने अखिंतन 4 के बारे में जाना, हमने जशुआ 12, जशुआ 9 एंड अरिहाबी जो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है वो सब कुछ जाना। सो जैसे कि हमने पार्ट नंबर 19 में जाना कि हम एटलांटिन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन एटलांटिन कॉन्स्पिरेसी को शुरू करने से पहले, उन इवेंट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना पहले ज़रूरी है। और उसमें से सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर जानना पहले ज़रूरी है कि कैसे अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स या कैसे ड्रैकोलियन इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स रेसेस ये अर्थ पे आई कैसे। ओके, ये इनकारनेट कैसे होना शुरू हो गई, ये कहाँ से आ गई, ये कैसे आ गई इन। और ये क्योंकि हाइब्रिड्स हैं, और जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में जाना था कि हाइब्रिड्स का मतलब होता है जब आप दो डिफरेंट जेनेटिक जीन कोड्स को आप मिक्स करके कुछ क्रिएट करते हैं। ओके, उनको हम हाइब्रिड्स कहते हैं। सो ये जो इल्यूमिनाती रेसेस हैं ये इन्वॉल्व है हमारे इंटीरियर गवर्नमेंट से आज, ठीक है, और बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व हैं। ये एक बहुत ओल्ड एंशियंट रेस लाइन है जो हाइब्रिड ह्यूमंस हैं, ठीक है। ये अनुनाकी लाइन्स हैं और ड्रैकोलियन रेस लाइन्स इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। सो ये अनुनाकी लाइन्स भी बोल सकते हैं इनको, ड्रैकोलियन रेस लाइन्स भी बोल सकते हैं। ये वहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ से हमारी थर्ड सीडिंग की शुरुआत हुई। सो हमें यहाँ से जानना हम पहले शुरू करेंगे, यानी कि कुछ इवेंट्स जो कि हमारे 7,98,000 BC से लेकर के 33,000 BC तक हैं। ओके, सो ये हम जानेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे इन इवेंट्स को कि कैसे कैसे ये क्रिएशन हुआ ऑफ लिवाइथिन फोर्स एंड रिलेटेड हिस्ट्री। जो इल्यूमिनाटीज के एंसेस्टर्स हैं उनको हम लिवाइथिन फोर्स बोलते हैं, यानी कि लिवाइथिन रेसेस जो हैं वो उनके डेसेंडेंट्स जो हैं वो इल्यूमिनाटीज हैं। ओके, सो लिवाइथिन फोर्स कहाँ से आए, लिवाइथिन फोर्स के बारे में हम जानेंगे। सो इन 7,98,000 BC 5 पैलेडिया ओरटाइट क्लोइस्टर एंजेलिक ह्यूमन रेस की सीडिंग की गई। जो सीडिंग 3 थी उनकी शुरुआत हुई, जो राउंड 1 थी, यानी कि जो हमारी सीडिंग 3 स्टार्ट हुई है, जो हमारी तीसरी सीडिंग की गई है ह्यूमन रेस की, इसमें 4 राउंड्स हुए हैं। सो पहला राउंड हुआ जिसमें 5 पैलेडिया ओरटाइट क्लोइस्टर एंजल रेस को सीड किया गया। इस टाइम फ्रेम में जो हम एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन्स थी वो बेथेरियंस थे, यानी कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए 12th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत हुआ करती थी। वो 12th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी पे ही सर्वाइव कर सकते थे। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो वैसा नहीं था जैसे हमारा होता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी खाना खाते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए, खुद को एनर्जी को गेन करते हैं, हम लोग बेसिकली खाना खाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो बेथेरियंस थे, जो एंजेलिक ह्यूमंस थे, थर्ड सीडिंग की जो राउंड 1 में जो ह्यूमंस थे, वो खाना नहीं खाया करते थे। उनको एनर्जी सप्लाई जो चाहिए होती थी वो डायरेक्ट प्लानिटरी टेम्पलर प्लानिटरी ग्रिड से ही डायरेक्ट वो निकाल लिया करते थे। ओके, देन जैसे आज हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, अगर हम इसको रिविटलाइज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए सोना पड़ता है हमें, ठीक है, हम थक जाते हैं तो हमें सोना पड़ता है ताकि हम वापस से रिचार्ज कर सके खुद को। उस टाइम फ्रेम पे बेथेरियंस को खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अगर उन्हें उन्हें सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी वो नहीं सोते थे, वो अपने आप को रिचार्ज करते थे, डायरेक्ट एनर्जी को निकालते थे प्लानिटरी कोर से, और वहाँ से उस एनर्जी से खुद को रिचार्ज करते थे। सो उस टाइम के जो एंजेलिक ह्यूमंस थे, उनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू जो आज हमारा स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर में चेंज आया भी है, उनकी जो लाइफ स्पेन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा थी। लाइक जैसे ये हमने जाना है कि पहले के जो ह्यूमंस थे वो हज़ारों साल जिया करते थे, सो उनकी जो लाइफ स्पेन थी वो हज़ारों साल हुआ करती थी। एंड उनकी जो हाइट हुआ करती थी वो हाइट भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लाइक 8 फीट 9 फीट, काफ़ी ज़्यादा हाइट हुआ करती थी। ओके, सो ये थे हमारा राउंड 1 जो 5 पैलेडिया ओरटाइट क्लोइस्टर एंजेलिक ह्यूमन रेस की सीडिंग की गई, सीडिंग नंबर 3। ओके, तीसरी सीडिंग स्टार्ट हुई हमारी इन 7,98,000 BC। उसके बाद आया 6,69,000 BC से लेके 2,50,000 BC का टाइमलाइन, जहाँ पे रामा और टेम्पल वॉर्स हो रहे थे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में पता नहीं, मैंने नहीं, पिछले पार्ट्स में मैंने आपको नहीं बताया है। सो बेसिकली क्या है कि हमारी 5 बेसिकली एम्पायर्स बोल सकते हैं हम आपको। सो बेसिकली 5 प्राइमरी रेसेस थी जिनको पैलेडिया ओरोटाइट क्लोइस्टर रेसेस बोला जाता था। ओके, जिन्होंने स्टार्ट की थी सीडिंग 3 एंजेलिक ह्यूमन रेस की। जो फर्स्ट थी वो थी यू एम्पायर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये मैप देख सकते हैं, ये हमारे यू एम्पायर्स हैं। ओके, ये एरिया आता था एशिया, इन चाइना, बेसिकली चाइना में ये ज़्यादा थे, ये यू एम्पायर, ये प्राइमरी रेसेस थी। उसके बाद रामा एम्पायर्स, ये इंडिया में, चाइना में, मिडल ईस्ट में आते थे। ओके, ये रामा एम्पायर थे, ये यू एम्पायर थे। उसके बाद आते थे उर एम्पायर। ओके, जो उर एम्पायर थे, ये उर एम्पायर नॉर्थ अमेरिका, ओके, इन सब एरिया में ज़्यादा हुआ करते थे, और एम्पायर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में एटलांटिस, ओके, इस एरिया में ज़्यादा हुआ करते थे। एंड उसके बाद आते थे ब्रोना एम्पायर, जो कि अफ्रीका में हुआ करते थे। और एम्पायर जो है अफ्रीका में भी अफ्रीका में भी थे। ओके, सो और एम्पायर एंड ब्रोना एम्पायर ये अफ्रीका में हुआ करते थे। एंड उसके बाद में मुआ एम्पायर जो लेमोरिया में थे। और उसके बाद में इयानी जो थे वो इयानी काउंसिल्स थे, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये इयानी काउंसिल थे। ये वो रेसेस थी जो इनर अर्थ से आ रही थी, यानी कि इंडिगो हाई काउंसिल जो अभी भी आ रही हैं, जिन्होंने हेल्प किया सभी को सेटअप करने में अर्थ पे। ओके, सो ये इयानी काउंसिल थी, ये जो कि हाई काउंसिल थी। सो ये थी लेमोरिया टाइमलाइन पे। लेमोरिया, जहाँ आपको लेमोरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये हाई काउंसिल थे, ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे कवई हवाई रह गया है, सिर्फ वही आइलैंड्स है। फ्रेंच यहाँ पे और अभी क्या बचा है, फ्रेंच पोलिनेशियन आइलैंड्स बचे हैं, ईस्टर आइलैंड बचे हैं, ओके, और कवई हवाई, ये अब इतना एरिया ही बचा हुआ है। लेकिन पहले यहाँ पे पूरा जो है वो लेमोरिया हुआ करता था, पैसिफिक ओशन, जो कि हम मुवारी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली 5 प्राइमरी रेसेस थी जिन्होंने स्टार्टिंग की पैलेडिया ओरटाइट क्लोइस्टर रेस, जिनको बोला जाता है, ठीक है, और यू एम्पायर, रामा एम्पायर, और एम्पायर, ब्रोना एम्पायर एंड मुआ एम्पायर। ओके, सो जब सीडिंग 1 की गई बेसिकली, ओके, सीडिंग 1 में जब मैंने आपको बताया रामा एंड टेम्पल वॉर्स चल रहे थे, तो ये जो रामा एम्पायर है ये इस समय पे यहाँ पे वॉर चल रहे थे, जो कि इस टाइम लाइन में ये हो रहा था कि जो अनुनाकी और ड्रेकोलियन से इन्होंने इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने फोर्सफुली ह्यूमंस के साथ में उनको किडनैप करके उनका जीन कोड्स निकाल के जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपनी अपनी फर्स्ट इल्यूमिनाती ह्यूमन रेस बना दी थी। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया
जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइरस ए डॉल्फिन पीपल ये वो रेस है जो कि सबसे अनुनाकी की रेस लाइंस बहुत सारी हैं। अलग से मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ इसके बाद, जब हम ख़त्म करेंगे कि अनुनाकी और ड्रैकोलियंस और जेटा जितने भी डार्क फोर्सेस हैं उनकी प्रॉपर रेस लाइंस कौन सी हैं और क्या क्या हैं वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ अनुनाकी की ये जो रेस लाइन है जिनको हम बाइपेडल डॉल्फिन पीपल बोलते हैं या जहोवियन अनुनाकी बोलते हैं या सीरियस ए डॉल्फिन पीपल बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने अपना जीन कोड लेके प्लस और अटारियन क्लोएस्टर ह्यूमन रेस जो है हमारी हमारी क्लोएस्टर रेस है उनका जीन कोड लेके फोर्सफुली हाइब्रिडाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की फर्स्ट इल्यूमिनाती ह्यूमन हाइब्रिड रेस बनाई, अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस, जिसका नाम था यूरेंथिया। वैसे ही सेम ड्रैकोलियंस ने अपनी फोर्स हाइब्रिडाइजेशन करके अपनी रेस लाइन बनाई जिनका नाम था नेफिदिम। दोनों ने अपनी अपनी इल्यूमिनाती रेस लाइन बनाई, यूरेंथिया एंड नेफिदिम। ओके, यहाँ से बनी इनकी फर्स्ट इल्यूमिनाती हाइब्रिड ह्यूमन लाइंस जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने ये जो रेस लाइन बनाई थी, लेकिन इसके बाद भी इन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी बिकॉज इनके जो जीन कोड्स थे वो बहुत ही रिवर्स थे और ह्यूमन जीन कोड्स के साथ ये कंपैटिबल नहीं बैठते थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इनके लिए ये टास्क था कि इनको किडनैप करके, पहले अबडक्शन भी बोल सकते हैं हम, अबडक्शन करना पड़ता था ह्यूमंस का, उनको प्लैनेट न्यायबुरु पे लेके जाना पड़ता था, वहाँ पे दूसरे प्लैनेट पे ले जा करके उनको लेबोरेटरी में ले जाके जीन कोड्स को निकालना होता था, उसके बाद उनको मिक्सिंग करनी होती थी और उसके बाद उनको ढूंढना पड़ता था सैरोगेट पेरेंट्स, ठीक है, या सैरोगेट मदर जो उस बच्चे को पैदा कर सके, लेकिन उस मदर के जीन कोड्स भी मैच करने पड़ते थे। तो बहुत लंबा प्रोसेस था और बहुत दिक्कत वाला काम था, इनके लिए आसान नहीं था उतना ज़्यादा इन्वेजन करना बेसिकली, लेकिन फिर भी ये लोग अपना इन्वेजन्स कर रहे थे। अब इन 2,50,000 BC एंकी एंड्रिल मार्डोक पेलेडियन न्यूबरन अनुनाकी जो कि एक्वाटिक एप होमोनाइड है, ठीक है, इन्होंने क्रिएट किया लूकस नियंद्राल, जिनको हमने ये नियंद्राल नाम सुना है हिस्ट्री में, यही हिस्ट्री में हमने सुना है कि हम सबसे पहले नियंद्राल थे, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा इवॉल्व हुए, फिर क्रोमैग्नोन बने, फिर थोड़ा और इवॉल्व हुए, फिर होमोसेपियंस बने, ठीक है। सो ये लूकस उन्होंने क्रिएट किया जो कि फर्स्ट प्राइमेट होमोनाइट स्लेव रेस थी वाया रेडिंग एंजेलिक ह्यूमन रेस। सो बेसिकली हुआ ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे रेडिंग कर रहे थे, ओके, रेडिंग करके इन्होंने अपनी अपनी इल्यूमिनाती रेस क्रिएट कर ली, लेकिन फिर भी इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डायरेक्ट ये इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, अपनी रेस लाइन नहीं क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते थे रोज अडक्शन कर करके, ओके। इधर जो है यहाँ पे उन्होंने अपना प्राइमरी बेस बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले जो अनुनाकी रेसेस थी वो यहाँ पे आई, उनको यहाँ पे आने का रीज़न था और वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी और वो था एलिमेंटल गोल्ड, उनको गोल्ड चाहिए था और वो गोल्ड ढूंढ रही थी और गोल्ड माइनिंग करने के लिए वो यहाँ पे आई थी। ये भी विकिपीडिया पे पूरा अवेलेबल है गूगल पे, और हमने सुना भी होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने कि अनुनाकी रेसेस यहाँ पर आकर के काफ़ी सारा गोल्ड माइन करके यहाँ से लेके गई थी अपने प्लानट नाइबिरू पे। लेकिन उसका रीज़न था, और उसका रीज़न ये नहीं था कि गोल्ड ज़रा बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है और गोल्ड उनको प्रिटी थिंग्स के लिए चाहिए होता है या फिर गोल्ड कीमती चीज़ है इसलिए नहीं, उसके पीछे रीज़न था उनको गोल्ड क्यों चाहिए था। उनको गोल्ड इसलिए चाहिए था क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर है वो डैमेज हो गया था इन सेकेंड सीडिंग वॉरफेयर, जब सेकेंड सीडिंग के टाइम पे जो वॉर चल रहा था उस टाइम फ्रेम पे उनका जो एटमॉस्फेयर था वो खराब हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडिएशन पॉइजनिंग हो रही थी उनके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉइजन फैलना शुरू हो गया था उनकी रेसेस के अंदर। वो जो रेडिएशन पॉइजनिंग हो रही थी एटमॉस्फेयर में वो उनकी इमॉर्टल बॉडीज़ को ख़राब कर रहा था, डिस्टॉर्ट कर रहा था बेसिकली उनके पास में वहाँ पे इमॉर्टल बॉडीज़ हैं, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सब्सटेंस ढूंढा, एक फार्मूला ढूंढ लिया जिससे कि वो उस चीज़ को रोक सकें, उस रेडिएशन पॉइजनिंग को रोक सके, अपनी इमॉर्टल बॉडीज़ को बचा सके, ठीक है। और ये उन्होंने अपने न्यू एज मूवमेंट में या इधर उधर बहुत ज़्यादा सुना होगा जिसका नाम है वाइट पाउडर गोल्ड,
ओके, सो वाइट पाउडर गोल्ड जो है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत सही है और इसको हमें लेना ही चाहिए बेसिकली। इससे आप अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन कर सकते हैं, आपकी जीन कोड्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबका अपना फ्री विल है, लेकिन ये आपकी बायोलॉजिकल फॉर्म को तो सस्टेन करता है, लेकिन आपके जो मेंटल इशू, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं, इनको ख़राब करता है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं केमिकल टॉक्सिसिटी है। और जो अनुनाकीस जिन्होंने अपने प्लानट पे केमिकल टॉक्सिसिटी फैलाई थी, और वो उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा था बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रेडिएशन पॉइजनिंग हो रही थी। उनके जो प्रोग्रेसिव जेनेटिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी इसने ख़राब किया है। ओके, बेसिकली मेंटली कैसे सोचते हैं, इसलिए उनके अंदर वॉयलेंट स्ट्रीक्स आ रहे हैं। अगर आप कभी किसी अनुनाकी के साथ डील करें तो आपको पता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं बेसिकली, मारना पीटना ये सब कुछ ज़्यादा उनके अंदर होता है, ठीक है। सो जो उनके अंदर वॉयलेंट नेचर उनका आता है, वो ये उसका रीज़न भी यही है बिकॉज उनके अंदर ये डीएनए टेम्पलेट और ज़्यादा डैमेज किया इस वाइट पाउडर गोल्ड स्टफ़ ने। सो बेसिकली उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि उनके उनके बॉडी उनके जो एटमॉस्फेयर था उसमें रेडिएशन पॉइजनिंग होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पे किस जगह पे गोल्ड अवेलेबल है। ओके, और उनको गोल्ड मिला प्लैनेट अर्थ पे। और क्योंकि उन्होंने अपना खुद का जो नेचुरल रिसोर्सेज है प्लैनेट नाइबिरू पे, वो डिप्लीट हो चुका है, यानी वो ख़त्म हो चुका है, वो सारा गोल्ड यूज़ कर चुके हैं अपने प्लैनेट नाइबिरू पे से। तो उनको गोल्ड चाहिए था। उनको गोल्ड इसलिए चाहिए था, ये एक पूरा एक आयोनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। यानी गोल्ड को वो यूज़ करते थे एज एन आयोनाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे वो कंबाइन करते थे गोल्ड को दूसरी चीज़ों के साथ में, जहाँ पे उसको आयोनाइज करते थे, फिर वो सस्पेंड करते थे अपने एटमॉस्फेयर पे, ताकि वो एक रेडिएशन ब्लॉक कर सकें कुछ डिग्री तक। उस रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए उन्हें वो चीज़ को ज़रूरत थी, गोल्ड की ज़रूरत थी। ये ऐसा समझ लीजिए कि वाइट पाउडर गोल्ड को वो एटमॉस्फेयर पे स्टफिंग कर रहे हैं, लाइक फेंक रहे हैं, और उसको ही वो सांस ले रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन में हवा, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं अर्थ पे और ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वैसे वो वाइट पाउडर गोल्ड जो है वो सांस लेते थे एटमॉस्फेयर पे। सो वहाँ पे जितने भी लोग, वहाँ पे जितने भी हैं, उन सभी वो उस चीज़ को ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। सो जब वो यहाँ पे आए तो वो गोल्ड के लिए आए। बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक वर्कर रेस चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स ब्रेक हो रही थी उनके नाइबिरू पे, और उनको वो बिल्कुल चाहिए ही था, गोल्ड उनको चाहिए ही था, किसी भी तरीके से उनको गोल्ड चाहिए था। थोड़ा सा हम वाइट पाउडर गोल्ड स्टफ़ के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं कि ये एक्चुअली ये उनको क्यों इतना ज़्यादा चाहिए था। ये तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ रेडिएशन पॉइजनिंग हो रही थी, और ये वो एक आयोनाइजेशन प्रोसेस से इसको अपने एटमॉस्फेयर पे फैला रहे थे। सो ये जो वाइट गोल्ड पाउडर स्टफ़ एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स क्रिएट करता है विद इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो उसकी वजह से वो ज़्यादा अलाउ करता है एनर्जी टू बी पुल्ड, ओके, इन द फील्ड अराउंड यू, यानी आपके फील्ड के आसपास वो एनर्जी को ज़्यादा वो खींच के लेकर के आता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है कि आपके इमॉर्टल लाइफ को, इमॉर्टल बॉडी को वो सस्टेन कर सकते हैं। यानी जो उनकी इमॉर्टल बॉडी थी वो बचा के वो रख सकता था, लेकिन वो इटर्नल लाइफ को नहीं बचा सकता। ओके, सो उनके एटमॉस्फेयर को सस्टेन करने के लिए उन्होंने अपना एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया। अपने इमॉर्टल बॉडीज़ को बचाने के लिए, अपने एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा जिससे कि वो एलिमेंटल गोल्ड को आयनाइज करते थे into पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर इनटू वाइट पाउडर गोल्ड सब्सटेंस, और उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर पे फेंक देते थे, जिसकी वजह से हर कोई वहाँ पे वो सांस ले रहा था, ब्रीथ कर रहा था उस चीज़ को। और बहुत सारी जनरेशन्स के बाद में अब ये इतना ज़्यादा सस्टेन हो चुका था कि उनकी मेट्रॉनिक बॉडी बन चुकी है, ठीक है। यानी कि उनकी अब मेट्रॉनिक बॉडी को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, उनको वाइट गोल्ड पाउडर चाहिए, उनको गोल्ड चाहिए ताकि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि वो इतनी सारी जनरेशन्स के बाद बिना इसके सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, सो क्योंकि ये जो वाइट गोल्ड पाउडर स्टफ़ है, इसने सारे इस तरीके की म्यूटेशंस उनके प्लानट पे कर दिए हैं। ओके, और वहाँ के जो लोग हैं वो जो हैं अब इस समय पे उनके पास में गोल्ड नहीं बचा है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको उनके एटमॉस्फेयर पे इसको क्रिएट करने के लिए गोल्ड की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जर्नी करना शुरू की ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पे उनको गोल्ड मिलेगा। और वहाँ यहाँ से आती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू अर्थ पे भी गोल्ड की। ओके, इस वजह से गोल्ड इतना हाई है, इतना ज़्यादा, इतना उसका रेट है हाई, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी अनुनाकी रेसेस हैं
जो यहाँ से गोल्ड उठा करके यहाँ अर्थ पे भी वो बचा बचा के रख रही हैं। ओके, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनुनाकी रेसेस के लिए, अपनी इमॉर्टल बॉडीज़ को, स्टेटस को मेंटेन करके रखना। इस वजह से उनको गोल्ड चाहिए, और उनकी बॉडी पूरी तरीके से म्यूटेट हो चुकी है इनटू फुल्ली मेट्रॉनिक्स। ओके, यानी कि उनको उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने के लिए उनको वाइट पाउडर गोल्ड चाहिए उनके सिस्टम में, नहीं तो वो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो जो है फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाएगी, उनकी बॉडी जो है खराब होना शुरू हो जाएगी, और उनके पास में कोई सोल स्ट्रक्चर नहीं बचा है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ओके, सो उनको वर्कर रेस की ज़रूरत थी, और उन्होंने वर्कर रेस बनाने का तय किया जो उनके लिए गोल्ड डिग करके देगी, उनको गोल्ड निकाल करके देगी। और इन 2,50,000 BC एंकी एंड्रिल मार्डुक पैलिडियन निब्रन अनुनाकी, उन्होंने क्रिएट किया लूकस, जो कि थे, जिनको हम बोलते हैं नियंद्राल, जो कि प्राइमेट होमोनाइट स्लेव रेस बने, और इनको बनाया गया बाय रेडिंग एंजेलिक ह्यूमन रेस। नियंद्राल को क्रिएट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपना एक नाइबिरू पे एक एप थे, उनका जीन कोड लिया, उसके बाद उन्होंने अपना जीन कोड डाला ताकि उसमें इंटेलिजेंस आए। ठीक है, फिर उन्होंने अर्थ पे से एप यानी बंदर उसके जीन कोड से जो कि अभी एक्सटेंट हो चुका है, प्लस थोड़ा सा जीन कोड ह्यूमंस का डाला। ठीक है, लेकिन ह्यूमन का ज़्यादा जीन कोड्स नहीं डाला, बिकॉज जो उनके जीन कोड्स हैं, ह्यूमंस के जीन कोड्स हैं, वो सही हैं, उनके 5 लेटर सीक्वेंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है, लेकिन जो इनके जीन कोड्स हैं, इनके जो 5 लेटर सीक्वेंस है वो रिवर्स में है, और अगर आप दो रिवर्स और फॉरवर्ड वालों को अगर आप मिक्स करेंगे सो वो डिस्टॉर्टेड टेम्पलेट बनेगा, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। सो इन्होंने बहुत थोड़ा सा ह्यूमन टेम्पलेट रखा, जीन कोड रखा। दूसरी चीज़, इन्होंने जीन कोड अपना ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि ये डायरेक्टली इंटरब्रीड कर सकें इनके साथ में। सो ल्यूकस इन्होंने पहले रेस बनाई, इन्होंने सबसे पहली जो क्रिएट किया वो क्रिएट किया लूकस। लूकस के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि लूकस के अंदर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्प्रिंट एक इमोशनल बॉडी डेवलप हो गई थी, यानी कि वो फील कर सकते थे। ठीक है, जो अनुनाकीस थे उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बिहेव करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से वर्कर रेस की तरह ही डील करते थे, और ह्यूमंस उनके लिए सिर्फ एक लोकल जेनेटिक स्टॉक ह्यूमंस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लोकल जेनेटिक स्टॉक्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये हुआ 2,50,000 BC के अंदर। उसके बाद 2,46,000 BC के अंदर महाराजी फ्रॉम साइरस बी, ब्लू ह्यूमंस, जो हमारे यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम के गार्जियंस हैं, जो हमारी गार्जियन रेस हैं, ठीक है, वो लेकर आए एमरल्ड कवर्नेंट रीस्टेटमेंट पीस ट्रीटी टू अर्थ रेसेस, एंजेलिक रेसेस इसमें एंटर हुई, और इसमें एंटर हुए थॉथ एंकी अनुनाकी ग्रुप्स फॉर बायोरिजेनस प्रोसेस, यानी डीएनए बायोरिजेनस प्रोसेस को करवाने के लिए इसमें अनुनाकी ग्रुप्स में से भी ग्रुप्स एंटर हुए, जो कि थे थॉथ और एंकी। थॉट और एंकी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि थॉट और एंकी हैं कौन। बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुना हुआ है कि थॉट एंकी, तो हम थोड़ा सुन लेते हैं कि थॉट एंकी हैं क्या। बेसिकली 2 ग्रुप्स को चूज़ किया गया था, जिनके एक को इन दोनों को एक ग्रुप दिया गया, जिनके कमीशंस मतलब बेसिकली इनको एक ग्रुप का कमीशन इनको दिया गया था, एक ग्रुप को इनको दिया गया था, दोनों को संभालने के लिए दिया गया था कि आप इन ग्रुप को संभालेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 2 ग्रुप्स को चूज़ किया गया। एक थे थॉट को कमीशन किया गया फॉर अनु पीपल, अनु ग्रुप्स के लिए थॉट को कमीशन किया गया कि आप इस ग्रुप को डीएनए बायोरेजेनेस प्रोसेस कराएंगे, इनको आप टीचिंग सिखाएंगे, इनको आप नॉलेज देंगे, इनको हील करेंगे, इनके डीएनए डिस्टॉर्शंस को हील करेंगे, इनको ये सब कुछ कराएंगे। दूसरे ग्रुप जो अनुनाकी ग्रुप था वो था जहोवा ग्रुप्स, और इसमें जो साइरस ए डॉल्फिन ब्रांच जो अनुनाकी पीपल थे, इनका जो रेस थी यूरेंथिया इल्यूमिनाती रेस, इस रेस को चूज़ किया गया फॉर डीएनए बायोरेजेनेस प्रोसेस, और इनॉक को कमीशन किया गया फॉर दिस ग्रुप, यूरेंथिया ग्रुप के लिए, कि आपको इनको जो है बायोरेजेनेस प्रोसेस करना है यूरेंथिया के लिए। ओके, सो एक साइड हो गए इनॉक और एक साइड हो गए थॉट। ओके, सो जो वर्ड है जोहोवा, बेसिकली इनॉक कहाँ से आते हैं अब हम जानते हैं। जो वर्ड है जोहोवा, जोहोवा जो है नाम आता है जियोवानी से। जियोवानी एक नाम है ऑफ फॉलन अनु एलोहेम मैट्रिसेस। जियोवानी स्प्लिट हुई 2 टुकड़ों में। ओके, और कुछ जो हैं गए योतो वर्डे
योटोवोडे होस्ट मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे उनको वापस से लाइट में एंटर करना था। सो बेसिकली जियोवानी जो है वो फॉलन एलोहिम मैट्रिक्स हैं। इसमें से कुछ सोल्स जो थी, अनुनाकी सोल्स थी, उनको लाइट में आना था। सो उन्होंने होस्ट मैट्रिक्स में अप्लाई किया, होस्ट मैट्रिक्स में एंटर किया। जो होस्ट मैट्रिक्स थे उनका नाम था योटोवोडे, ओके, जो कि लाइट में आना चाहते थे। वहाँ से एंटर हुए जेहोवा ग्रुप्स, ओके। दूसरे ग्रुप था जिनको लाइट में नहीं आना था, सो वहाँ से आए इनॉक, ओके। इनॉक बेसिकली अनुनाकी नहीं थे, उन्होंने एज ए अनुनाकी स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने इनकारनेट हुए वो थ्रू साइरस ए साइरस ए अनुनाकी से। सो वो आउट ऑफ फॉलन अनु एलोहिम मैट्रिक्स से आते हैं, लेकिन वो अनुनाकी नहीं थे टू स्टार्ट विद, ओके। सो उन्होंने, ये वो ग्रुप था जिसको वापस से लाइट में जाना था। ये फॉलन अनु एलोहिम मैट्रिक्स से आते हैं, ओके। सो इनॉक जो है एज अ अनुनाकी स्टार्ट नहीं होते हैं, फिर वहाँ से वो वापस लाइट में गए। वहाँ से उन्होंने एज अ बीइंग वापस लाइट में जाने के बाद वो वापस इनकारनेशन उन्होंने स्टार्ट किया थ्रू साइरस ए अनुनाकी। जो दूसरी साइड थॉट हैं, थॉट अनुनाकी ही हैं, ओके। उन्होंने स्टार्ट किया एज अनुनाकी एंड राइट नाउ इनॉक एंड थॉट दोनों ही इमॉर्टल्स हैं, ओके। सो ही स्टार्टेड एज एन अनुनाकी एंड ये निब्रू अनुनाकी है, नाइब्रू अनुनाकी से। आगे के पार्ट्स में प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें इसमें हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अनुनाकीज हैं, इन ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ओके। लेकिन फिलहाल हम इस पार्ट में जानते हैं कि 2,46,000 BC में थॉथ और एंकी अनुनाकी ग्रुप्स जो थे ये एंटर हुए बायोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर। अब 2,08,216 BC में कुछ ऐसा हुआ जो बना ड्रैक इन्वेजन। जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आई, जैसे अभी आ रही है हमारी स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल, अब तक आप सभी को पता है कि स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल किसे कहते हैं, यानी कि स्टारगेट ओपनिंग साइकिल, ओके। सो जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आई ऑफ 208,216 BC, उस समय पे ड्रैकोलियन ने इन्वेजन किया, ड्रैक इन्वेजन हुआ, जिसमें कि कुछ हुआ जो था 10 कोड पल्स, और उस समय पे पोल शिफ्ट हुआ, ओके। और फॉल ऑफ ब्रुनोवा हुआ, यानी कि ब्रुआ एटलांटिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़े से पहले ब्रुआ था, जैसे अभी आप वापस मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ब्रोना अम्पायर, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रोना अम्पायर जो था ये पूरा इसका फॉल हुआ, ओके। सो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आने वाली थी उसके 100 साल पहले, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2,08,116 BC में जो ड्रैकोलियंस थे, ओके, ओमनिकॉन ड्रैकोलियंस जो थे, वो गए गार्जियन रेसेस के पास में और उन्होंने कहा कि हमें भी अपना DNA बायोजेनेसिस प्रोसेस करवाना है, हमारी जो रेस है नेफिदिम रेस लाइन है, हमें भी उनको बायोरेजेनेसिस प्रोसेस करवाना है। गार्जियन रेसेस ने उनको बायोरेजेनेसिस प्रोसेस, हमें उनको एमरल्ड कवेनेंट में एंटर कराना है और उनका बायोरेजेनेसिस प्रोसेस शुरू करवाना है। सो गार्जियन रेसेस ने एक्सेप्ट किया और उनको बोला कि ओके फाइन, ठीक है, तुम्हें अपना बायोरेजेनेसिस प्रोसेस करना है, सो तुम्हें लाइट में एंटर करना है, सो मोस्ट वेलकम, सो आप आ सकते हो। सो उनको सेलेक्ट किया गया, कुछ सेलेक्टेड, कुछ थोड़े से ही नेफिदिम्स को चूज किया गया फॉर बायोरेजेनेसिस प्रोसेस। वो एमरल्ड कवेनेंट में एंटर हुए, लेकिन उन्होंने उस एरिया को चूज़ किया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी सिविलाइजेशंस बसी हुई थी, जो अभी कवई हवाई है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारी गार्जियन रेसेस वहीं पे रह रही थी। और ये वो एरिया आता है जहाँ पे हमेशा से ही जो गार्जियन रेसेस हैं, फ्रिक्वेंसी बेसिकली ग्रोअल पॉइंट है, टारगेट नंबर 2 बोलते हैं हम इसको, टारगेट नंबर 2 ग्रोअल पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे ही आता है बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी आती है। हमने टारगेट वाले पार्ट में जाना था कि जो हमारे अर्थ पे 12 प्राइमरी टारगेट सिग्नेचर्स हैं, उसमें से जो टारगेट नंबर 2 है वो सेंट्रल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट है, यानी जो हायर फ्रिक्वेंसीज, हायर डायमेंशन से जो फ्रिक्वेंसीज आती हैं अर्थ पे, वो सबसे पहले आती हैं टारगेट नंबर 2 पे, फिर वहाँ से वो बाकी टारगेट्स में डिस्पर्स होती हैं, पहुँचती हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो टारगेट नंबर 2 में आता है। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजेलिक ह्यूमन रेस सिविलाइजेशन था। वहाँ पे नेफिदिम ने बोला कि हमें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हम भी ह्यूमंस के साथ में रह सकें। वहाँ पे रहना शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद में धीरे धीरे वो फ्रेंडली हुए
ह्यूमंस के साथ में और उन्होंने लव कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए, हार्ट कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए ह्यूमंस के साथ में। उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि जब नेफिदिम रेसेस जो थी और जो ह्यूमन रेसेस थी, जब वो एक दूसरे के साथ में हार्ट कनेक्शंस बना चुके थे, तब इन दोनों रेसेस को एक दूसरे के साथ में शादी करनी थी और ये पहुंचे गार्जियन रेसेस के पास में ये कहते हुए कि हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी है। तब गार्जियन रेसेस ने ह्यूमन रेसेस को ये समझाया कि आपको, उन्होंने ना नहीं बोला कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि नेफिदिम के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, उनके डीएनए स्ट्रैंड 1 2 3 वो तो ठीक हैं, ओके, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीएनए स्ट्रैंड 4 5 6 7 8 9 10 जो है, यानी 4 से लेके 10 तक जो उनका डीएनए स्ट्रैंड है, उसको जो वो पूरा का पूरा रिवर्स है, और डीएनए स्ट्रैंड 8 जो है वो मिसिंग है, यानी डीएनए स्ट्रैंड उनके अंदर है ही नहीं। सो उनके जो बायोफील्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस हैं। सो आप जब एक दूसरे के साथ में मेट करेंगे, एक दूसरा सेक्सुअल एक्सचेंज करेंगे शादी के बाद, तो बहुत बड़ा आपकी खुद की डीएनए डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे। सो आपको अगर इनके साथ शादी करनी है, सो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। गार्जियन रेसेस ने जो हैं 2 चीज़ें इंक्लूड की फॉर गेटिंग मैरिड, यानी कि जिनको अभी नेफिदिम चाहिए एज अ स्पाउस, या नेफिदिम्स को चाहिए एंजेलिक ह्यूमंस एज देयर स्पाउस, ओके, एज हस्बैंड या वाइफ, तो उनके लिए दो चीज़ें रखी गई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शादी के पहले, बिफोर मैरिज, जो है, जो नेफिदिम रेसेस हैं, उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ बायोरेजेनेस प्रोसेस शुरू करना होगा, यानी अपने डीएनए को हील करना होगा, डिस्टॉर्शंस को हील करना होगा, ठीक है, ये नेफिदिम्स के लिए रखा गया। दूसरी चीज़ ये कि जो एंजेलिक ह्यूमन सोल्स हैं, जिनको शादी करनी है नेफिदिम रेसेस के साथ में, उनको शादी के बाद वाइल डूइंग सेक्सुअल एक्सचेंज, ओके, उनको जो है डायमेंशन 12 की जो महाराता शील्ड है उसको पहले रन करना होगा, उसके बाद सेक्सुअल एक्सचेंज करना होगा। और इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को हम जैसे जैसे आगे बढ़े हम भूल चुके हैं, ओके, बिकॉज एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्सचेंज करते हैं, ओके, यानी कि चाहे आप वन नाइट स्टैंड ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे आपके जो बायोफील्ड्स हैं, आपके जो चक्रास हैं, आपका जो डीएनए टेम्पलेट है वो ओपन होता है। उस समय पे आप एक दूसरे के जो आपके जो डीएनए के अंदर जो कोडिंग है, ओके, यानी कि जो आपके डीएनए के अंदर कोडिंग है वही आपके चक्रास के अंदर कोडिंग है, वही आपके बायोफील्ड्स के अंदर कोडिंग है, वो आप एक दूसरे की जो कोडिंग है वो आप पिक कर लोगे। सो बहुत सोच समझ के सेक्सुअल एक्सचेंज भी करना चाहिए आप, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, बिकॉज हमेशा सेक्सुअल एक्सचेंज जो पहले हुआ करते थे वो होते थे फॉर असेंडिंग, ओके, फॉर असेंशन, फॉर एक्टिवेटिंग योर चक्रास, अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, अपने डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए ये हम किया करते थे, ठीक है, बिकॉज पहले डिवाइन काउंटर पार्ट्स एक दूसरे के साथ में रहते थे, जैसे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, तो वो एक दूसरे के साथ जब सेक्सुअल एनर्जीज को एक्सचेंज करते थे तो वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते थे, उसके साथ साथ वो फ्रिक्वेंसीज को भी इंक्रीज करते थे, कुछ ना कुछ एक्टिवेट करते थे, ओके। लेकिन जैसे जैसे इन्वेजन्स आना शुरू हो गए, और अब अगर आपके आपके जो डीएनए टेम्पलेट्स हैं वो प्रॉपर एंजेलिक ह्यूमन सोल के डीएनए टेम्पलेट है, और आप अगर सेक्सुअल एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ में जो कि जिसके अंदर जो है म्यूटेशंस हैं, या रिवर्स डीएनए टेम्पलेट हैं, ड्रेकोलियन के टेम्पलेट्स हैं, अनुनाकीज के हैं, या इल्यूमिनाती के हैं, या फलाना ढिमकाना किसी के भी, यानी कि इन शॉर्ट डार्क फॉलन एंजेलिक्स के डीएनए टेम्पलेट्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस है, आप उनको पिक कर लोगे, आप अपने आप को के बायोफील्ड्स में वो चीज़ें पिकअप कर लोगे और वो रिवर्स हो जाएंगे। सो ये सेम चीज़ ड्रेकोलियंस के टाइमलाइन में हुई, ड्रैग इन्वेजन जिसको हम बोलते हैं, उस टाइमलाइन में हुई कि उनको बोला गया था कि वाइल डूइंग सेक्सुअल एक्सचेंज, जब जब आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्सचेंज करेंगे उस टाइम पे उसको करने से पहले आपको अपनी 12 डायमेंशन की जो महाराता शील्ड है, डायमेंशन 12 की जो शील्ड कवर है उसको चढ़ाना होगा, बिकॉज ये एक ऐसी शील्ड है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है डायमेंशन 12 की, D12 फ्रिक्वेंसी ऐसी फील्ड है जो आपके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, और कुछ भी अगर आप गलती से पिक कर भी रहे हैं रिवर्स, तो वो क्लियर आउट कर देती है उस चीज़ को, ओके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम फ्रेम हुआ, नेफिदिम रेसेस जिन्होंने उनके साथ शादी की थी एंजेलिक ह्यूमन रेसेस के साथ में, उन्होंने धीरे धीरे उनको कन्विंस कर लिया कि वो डायमेंशन 12 की जो महाराता शील्ड है उसको ना चढ़ाएं,
क्योंकि वो इतनी एनर्जी, इतनी फ्रिक्वेंसीज लेकर के आता है कि वो फ्रिक्वेंसी उनको डिस्टर्ब होती है, वो नहीं सहन कर पाते उतनी हाई फ्रिक्वेंसीज को। सो जो एंजलिक ह्यूमन सोल्स थी, जो रेसेस थी, उनको भी लगा कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, तो उन्होंने ये करना बंद कर दिया धीरे धीरे। और ये टाइम लाइन जब हमारा सच में स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आई और जब उन्होंने रेनबो राउंड टेबल्स करना स्टार्ट किया, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आई, उस टाइम लाइन पे, उस टाइम फ्रेम पे जो एंजेलिक सोल्स थे, उन्होंने जब अपना डीएनए को राउंड टेबल करना शुरू किया, तब उस टाइम पे जो प्लानिटरी ग्रिड्स थे, वो सभी के सभी प्लानिटरी ग्रिड्स रिवर्स 10 कोडिंग पे एक्टिवेट हो गए, यानी कि सब घूमना शुरू हो गए, रन करना शुरू हो गए, लेकिन 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट पे नहीं, रिवर्स 10 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। ओके, सो उस टाइमलाइन पे ये होना शुरू हुआ, और ये पता लगाने के लिए कि किसके डीएनए स्ट्रैंड्स कितने हैं और किसके डीएनए स्ट्रैंड्स रिवर्स हैं और किसके डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं हैं, इस चीज़ को पता करने के लिए लगभग 20,000 साल लग जाते हैं। उस टाइमलाइन पे तुरंत के तुरंत गार्जियन रेसेस ने, लायरेंस ने, यानी लायरेंस तुरंत के तुरंत मैनिफेस्ट होके ऑर्फियम फॉर्म्स में जो है अर्थ पे आए मैनिफेस्ट होकर के, और उन्होंने तुरंत एंजेलिक ह्यूमन सोल्स को रोका कि रुक जाओ, राउंड टेबल्स करना बंद करो, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। पोल शिफ्ट होने ही वाला था, पोल शिफ्ट ही होता, क्योंकि रिवर्स होना शुरू हो गई थी, ग्रिड्स रिवर्स हो चुकी थी ऑलरेडी। तो उस समय सिर्फ इवैक्यूएशन करना शुरू कर दिया गया, यानी कि सभी सोल्स को अर्थ पे से हटाया गया, कुछ को इनर अर्थ में ले जाया गया, कुछ को दूसरी प्लानिटरी सिस्टम्स में ले जाया गया। दूसरी चीज़, एमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि इस समय पे पोल शिफ्ट होने वाला है, सो यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। सो जिन सोल्स को अभी एंटर करना है एमरल्ड कवर्नेंट में, तो आप आ सकते हो और हम आपको यहाँ से हटा देंगे। उस टाइम लाइन पे चाहे आप अनुनाकी रेस हो, चाहे आप ड्रेकोलियन रेस हो, चाहे आप एंजेलिक ह्यूमन रेस हो, चाहे आप जेटा रेस हो, या कोई भी रेस हो, ठीक है, आपको एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, मिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे उस टाइमलाइन में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा गया था। सो उस टाइमलाइन में जिन्होंने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, सबको बचाया, गार्जियन रेसेस ने सबको बचाया, ठीक है। सो जो लास्ट टीम थी ऑर्फियम्स की, जिनको यहाँ पे भेजा गया था, यानी जो लायरेंस यहाँ ऑर्फियम फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होकर के आए थे, एक टीम आई थी पूरी की पूरी, जिनको वो गेट्स बंद करने थे। ओके, जो स्टार गेट्स ओपन हो गए थे, उन स्टार गेट्स को फोर्सफुली बंद करा गया। जब स्टार गेट्स को फोर्सफुली बंद किया गया, तो पोल शिफ्ट हुआ। ओके, सो उनको वो गेट्स बंद करने थे, लेकिन इकलौती वो टीम थी जो यहाँ पे रह गई। जब यहाँ पे इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था, उस टाइमलाइन पे जो नेफिदिम्स थे, उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन्स करना शुरू किया, यानी कि मर्डर करना स्टार्ट कर दिए एंजेलिक ह्यूमन रेसेस का सबको। और वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो टेम्पल्स में घुसे रातों रात, उनको वहाँ पे भी जो लोग छुपे हुए थे उनको भी मारा। फिर ये जो सोल्स आई थी अर्थ पे मैनिफेस्ट होकर गेट्स को बंद करने के लिए, उस टेम्पल के बाहर ये खड़े हो गए नेफिदिम्स कि अब ये बाहर निकलेगा, हम इनको मारेंगे, जिस वजह से। और ये टीम इकलौती ऐसी टीम थी कि जिनको सबसे लास्ट में अर्थ को छोड़ना था, क्योंकि इनको गेट बंद करना था, पर इनको टाइम नहीं मिल पाया, और ये गेट बंद करने के बाद अपने खुद के टेम्पल में ही दब के मर गए। ओके, तो ये भी इनकार्नेशन साइकिल में फंस गए, डेथ और रिबर्थ, तब से लेके अभी तक ये भी इनकारनेट हो रहे हैं एज ह्यूमंस, पर एज माजी ग्रे लाइन्स, यानी उस टाइम लाइन के बाद में फिर ये एज माजी ग्रे लाइन्स पैदा हुए। उसके बाद ये इंडिगोस, ठीक है, यानी स्टार सीड्स आप पकड़ सकते हैं, एसेंडेड मास्टर्स। इंडिगोस के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, सो आप वो देख सकते हैं। ओके, सो इस इंसिडेंट के बाद में जो है फिर से 2,08,100 BC में 5 ओरटाइट क्लोस्टर ह्यूमन रेस राउंड 2 वापस से इनका रिस्टेटमेंट हुआ, लेकिन इस बार उनके खुद के जीन कोड्स और बायोजेनेटिक, मतलब कुछ जीन कोड्स, उन सब कुछ सिस्टम चेंज किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले ब्रेथेरियंस थे, ब्रेथेरियंस हम नहीं रह सकते थे अर्थ पे, क्योंकि 10 कोड पर्ल्स पे पूरी अर्थ की ग्रिड्स घूम गई थी। सो इस वजह से वापस से जीन कोड्स को चेंज किया गया। इसके साथ साथ ह्यूमंस के सेकंड राउंड के साथ साथ एक और रेस थी जिसको चूज किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया था, एमएसटी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया गया था। उस टाइम लाइन में जो है एक और रेस लाइन थी जिसको चूज किया गया था फॉर बायोरेजेनेस प्रोसेस, जो कि रेस लाइन थी लूकस। ओके, लूकस को चूज किया गया था क्योंकि ये एक रेस लाइन थी जिसके अंदर पोटेंशियल था कि ये एक एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन में कन्वर्ट हो सकती हैं, बिकॉज इनके अंदर इमोशनल बॉडी जो है वो डेवलप हुई थी। ओके, दे वर लाइक द इंटेलिजेंट पेट्स। सो यहाँ से जो है ये अनुनाकी
बायोरेजेनस प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पे वो लूकस से जो है उनके अपग्रेड्स होते हैं, ओके, अपग्रेड्स होते हैं लूकस से, जहाँ पे ये लूकस से लुहारी, लुहारी से इलूही लेवाई, इलूही लेवाई से इलूही जुदा, इलूही जुदा से इलूही नेफाई, इलूही नेफाई से अनोमेल्चिसडिक्स में कन्वर्ट हुए। सो ये इनके ह्यूमन अपग्रेड्स थे। सो बेसिकली ये अनुनाकी बायोरेजेनस प्रोग्राम था, या बोल सकती हूँ मैं अनुनाकी इवोल्यूशन था, जो हमने पूरा पढ़ा एप थिंग कि हम बंदर से कैसे इंसान बन गए। सो ये अनुनाकी का इवोल्यूशन था कि कैसे वो इलूकस से अनुमेल्चिसडिक्स बन गए, ओके, जो हमने, और ये सारे नाम जो हैं आपको बाइबल में भी मिलेंगे और करके हिब्रू टीचिंग्स में भी मिलेंगे। अनुनाकी इवोल्यूशन लाइन थी जो कि एमरल्ड कवर्नेंट कर रही थी, यानी कि ये एमरल्ड कवर्नेंट में एंटर हुई थी रेसेस, ये अपना डीएनए को हील कर रही थी, डीएनए को रीजनरेट कर रही थी, बायोरेजेनस प्रोसेस कर रही थी। और अनुमेल्चिसडिक रेस लाइन लास्ट इनका ह्यूमन अपग्रेड बचा था, ठीक है, ये इनका लास्ट स्टेज थी बायोरेजेनस प्रोसेस की, अनुनाकी रेस लाइन की, ठीक है। सो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, बिकॉज काफ़ी कुछ है इसमें जानने के लिए कि कैसे इनको सेलेक्ट करके और इनका पूरा इवोल्यूशन सेलेक्ट किया गया था, और कैसे इनके जीन कोड्स को ठीक करके इनको रेसेस को बनाया गया था, ओके। सो हम ये नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक जान लिया है, ओके, 2,08,100 BC तक, ओके। सो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे फ्रॉम 1,55,000 BC कि यहाँ से कैसे एमरल्ड कवर्नेंट में अनुनाकी बायोरेजेनस प्रोग्राम शुरू हुआ, ओके, और कैसे ये आगे हाइब्रिड्स बन के अनुमेल्चिसडिक्स तक पहुँचे। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली। और यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ये स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल जो 2,08,216 BC में थी, वहाँ पे वो स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल जब हुई थी तब उस टाइमलाइन में हमारे साथ में क्या हुआ था, ओके। सो ऐसे उन्होंने ड्रैकोलियंस ने बेसिकली इन्वेजन किया था। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि उस टाइमलाइन में क्या हुआ था, ओके। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।